Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another chapter of physics called refraction. Refraction किसकी? Refraction of light. Refraction क्या होता है बता देता हूं. बट अभी अभी हमने लास्ट चैप्टर जो करा था दैट वाज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा था? लाइट जब एक स्मूथ हार्ड और पॉलिश्ड सरफेस में से गुजरती है, स्मूथ हार्ड और पॉलिश सरफेस से टकराती है तो बाउंस बैक कर जाती है. आती कहां से है? एयर से. जाती कहां पर है? एयर में. हवा से आई, हवा से गई. तो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल मीडियम. सिंगल मीडियम मतलब सॉलिड से सॉलिड. हवा में थी, हवा में गई. एक ही मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही है. रिफ्रैक्शन क्या होता है मैं अभी आपको समझाता हूं. व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? हमने क्या करा? एक ग्लास स्लैब लिया. व्हाट वी टुक, हमने क्या लिया? हमने एक ग्लास स्लैब लिया. ग्लास स्लैब लेने के बाद हमने लाइट को इसमें से पास किया. ये एक ट्रांसपेरेंट आर्टिकल है. अगर आपको याद हो तो बच्चा कहेगा जैसे ही लाइट कहीं टकराती है, हाथ के हाथ हम एक नॉर्मल बनाते हैं. दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. लाइट एक एयर से आई और ग्लास जो कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है उसमें गई. जिंदगी सही चल रही थी बट लाइट बेंड कर गई. लाइट क्या कर गई? बेंड कर गई. अगर लाइट सीधी जाती तो बल्ले बल्ले था. अब जब लाइट बेंड करी, हमने यहां पर भी एक हाथ के हाथ नॉर्मल बनाई. एयर से ग्लास में लाइट आई तो लाइट बेंड करी. चलो जी कोई बात नहीं, हमने कहा गलती से हो गई होगी. अब ग्लास से जब वो वापस बाहर निकली, वो फिर बेंड कर गई. बाहर निकली मतलब ग्लास से वो वापस एयर में आ गई तो लाइट बेंड कर गई. तो अब एक बात तो हमें समझ आ गई कि बेंडिंग, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, अगर क्लास 7 है इसे बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इज कॉल्ड क्या बेटा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. अभी ये डायग्राम इनकम्प्लीट है. एक अच्छा बच्चा नोट्स बना लेगा अपने और वो नोट में लिख लेगा इट रिक्वायर्स एट लीस्ट टू मीडियम्स. रिफ्लेक्शन सिर्फ एक मीडियम में होती है, रिफ्रैक्शन दो मीडियम्स में होती है. और लाइट भाई साहब बेंड करी है. बच्चे ने कहा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख देते हैं. जो लाइट रे आती है उसे इंसिडेंट रे बोलते हैं. जो लाइट रे बेंड करी पहली बार उसे रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं. और जो लाइट वापस जेल से बाहर निकली उसे एमरजेंट रे बोलते हैं. कौन सी रे? एमरजेंट रे. एंगल आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये जो बाहर निकलता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ एमरजेंस. एंगल ऑफ क्या बेटा? एमरजेंस. ये बात समझ आई? बच्चा कह रहा है लाइट बेंड करी. भैया लाइट काय को बेंड करी? कॉज ऑफ बेंडिंग बताओ. कॉज ऑफ क्या बताओ? बेंडिंग. तो मैंने कहा एक मिनट में बताता हूं. मैंने दो गाड़ियों का मैप लिया, गाड़ियों का कैसे चल रही थी रोड पे. एक गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे गई और एक गाड़ी ऐसे चल रही थी पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक. तो तुम बताओ कौन सी गाड़ी हाईवे पे चल रही थी? कौन सी गाड़ी हाईवे पे चल रही थी कि कृपया करके ये बताओ. तो बच्चा कहेगा ये तो स्वाभाविक सी बात है कि ये रोड बिल्कुल स्ट्रेट रही होगी तो ये गाड़ी हाईवे पे चल रही होगी. ये वाली रोड पर ट्रैफिक रहा होगा इसलिए गाड़ी को टेढ़ा मेढ़ा होकर चलना पड़ा होगा. ये वाली रोड पर गाड़ी को मैक्सिमम स्पीड का मजा उठाना पड़ा होगा. यहां पर गाड़ी को अपनी स्पीड को मिनिमाइज करके चलना पड़ा होगा. अगर आप तेज स्पीड में गाड़ी घुमा घुमा के चला रहे हो तो गाड़ी ही पलट जाएगी. गाड़ी की स्पीड कम कब होती है? जब हमें डायरेक्शन
चेंज करनी होती है, और जब स्पीड कम हो रही है मींस वहां पर डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है। जहां पे स्पीड ज्यादा हो रही है हम सीधे जाते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? जब हम सीधे जा रहे हैं हमें पता है कोई चीज हमारे बीच में नहीं आ रही, हम फटाक से तेज भाग जाएंगे, तेज, एज फास्ट एज वी कैन। हाँ, सामने अगर कोई आ जाए या रास्ते में ट्रैफिक हो या गड्ढे हो तो हमें अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। वैसे ही उन्होंने नोट किया कि, वापस पहले वाले डायग्राम पे आओ, कि सर एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 30 करोड़ मीटर्स पर सेकेंड, और ग्लास में स्पीड हो जाती है 2 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, 20 करोड़ मीटर पर सेकेंड। समझो, आपके पापा 30 करोड़ रुपए महीना कमाते हैं। कितनी अच्छी बात है, 30 करोड़ रुपए महीना। एकदम उनकी सैलरी 30 करोड़ रुपए महीने से 20 करोड़ रुपए महीना हो जाए। 20 करोड़ रुपए महीना किसी की सैलरी नहीं हो सकती, इतनी सैलरी है। बट फिर भी क्या आपके पापा खुश होंगे या दुखी होंगे? आप बोलोगे पापा दुखी होंगे, क्योंकि पापा की स्पीड कम हो गई। और वापस अगले महीने आपके पापा की सैलरी फिर दोबारा हो गई 30 करोड़ रुपए महीना। तो क्या होता है, कॉज ऑफ बेंडिंग का सोल्यूशन लिखोगे, ऑन ऑन एक तो जल्दबाजी इतनी है ना, ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, कुछ बीच में लिखवाना है, मीडियम, द स्पीड ऑफ लाइट changes, the speed of light changes, due to which the direction of light changes, और डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस का मतलब होता है कॉजिंग। क्लास क्या बोलेगी? रिफ्रैक्शन। भाई तू इतना ये टेढ़ी मेढ़ी स्कूटी क्यों चला रहा है यार? तू खुद देख वहां पर ट्रैफिक कितना ज्यादा है यार, तू इतनी तेज स्कूटी लगाया यार, वहां पर कोई ट्रैफिक ही नहीं था तो मैं सीधा ही आ गया। ये सिंपल सी बात होती है। अब क्लास एक मिनट समझना, आपके पापा यहां पर मेरे ख्याल से बहुत खुश होंगे, आपके पापा यहां दुखी हो जाएंगे, और यहां आपके पापा वापस खुश हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 20 करोड़ रुपए महीना कम होता है, बट वो 30 करोड़ रुपए महीने से कम होता है। तो जब पापा येलो से ग्रे वाले एरिया में आएंगे तो वो कहेंगे यार मैं गरीब हो गया, यार मेरा गरीब हो गया, मैं गरीब हो गया, मेरे को पैसे का नुकसान हो गया। और वापस जब आएंगे तो कहेंगे मैं वापस अमीर हो गया। लेट्स से, चलो 20 करोड़ 30 करोड़ तो मैंने बहुत अजीब बात बोल दी है, तो इम्प्रैक्टिकल सी बात बोल दी। सपोज आपके पापा की इनकम है 10 लाख रुपए महीना। 10 लाख रुपए महीना इज नॉट अ लेस इनकम। ये एक ऐसी इनकम है जिसमें आपके घर में अगर 3 4 5 बंदे भी रहते हैं, सब अपनी गाड़ी रख सकते हैं, सबका पर्सनल ड्राइवर हो सकता है, एक अच्छा सा घर हो सकता है, अच्छे व्यू में हो सकता है, दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। हेलीकॉप्टर हो या ना हो, बट नॉर्मल चीजों की कोई कमी नहीं हो सकती। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लाइफ। तो अगर 10 लाख रुपए महीना आपकी इनकम है तो यू कैन बी कॉल्ड एज रिच। सुपर रिच नहीं कहेंगे। हाँ, यहीं पर अगर अंबानीज को आपके पापा के सामने ले आया जाए, अंबानीज जिनकी मैं बात कर रहा हूं, दे आर वेरी रिच, तो अंबानीज के सामने आपके पापा रिच नहीं है, अंबानीज के सामने आपके पापा की इनकम कम कहलाएगी। तो इस चीज को प्लीज समझो, यहां पर हम दो इनकम्स को कंपेयर कर रहे हैं, यहां पर भी दो मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है और एक में स्पीड ऑफ लाइट कम है, और वापस एक मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। तो जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है उसको एक वर्ड बोला जाता है, कंपैरिजन हमेशा होता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। व्हाट इज ऑप्टिकली rarer medium? Optically rarer medium is that medium in which speed of light is more. अब बोरिंग हूं, अगली चीज क्या लिखवाऊंगा? ऑप्टिकली टेंसर
मीडियम, तो मेरी क्लास क्या बोलेगी? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात हो रही है, तो इज दैट मीडियम in which dense gaada speed of light is less. Science is incomplete without example. एयर में स्पीड ज्यादा है तो क्लास बोलेगी एयर इज ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास। एयर में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। एकदम उल्टी स्टेटमेंट, इससे उल्टी स्टेटमेंट क्या होगी कि ग्लास, ये मैं बहुत हल्का लिख रहा हूं, ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर देन एयर। मैं तेरे से अमीर हूं तो ऑटोमेटिकली तू मुझसे गरीब है। ये सिंपल बात हो गई। तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड करती है। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब इसमें आप लिखोगे ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज, ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटीज। सपोज एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये गलत एग्जांपल है। सपोज एयर में लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड एयर में। सपोज कोई एक चीज है, कोई एक चीज, अगर मैंने ग्लास बोल दिया तो तुम पकड़ लोगे। कोई एक चीज है उसमें भी एयर की लाइट की स्पीड 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड है। ये अलग चीज है, एयर एक अलग चीज है। मगर अगर उसमें से लाइट आएगी तो लाइट सीधी चली जाएगी, यहां पर कोई बेंडिंग नहीं होगी। बेंडिंग सिर्फ इसलिए होती है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के बाद स्पीड में चेंज आता है। आप कभी भी नोट करो, आप अपनी लाइफ में फ्री चल रहे हो, मस्ती में चल रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, रोड पर हो, आपकी जेब में पैसे पड़े हैं और आपका पेट भरा हुआ है, यू आर फ्री। इतने में आप अपने दोस्त के घर जाते हो, तो क्या अपने दोस्त के घर जाके आप उतना फ्रीली बात कर सकते हो? थोड़ा बहुत चेंज आता है। आप किससे बात कर रहे हो, उसके मम्मी से, पापा से। यू विल बिहेव, आप तमीज से, नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी। आप अपने फिर घर आते हो, घर आके ऐसा नहीं आप बदतमीज हो जाते हो, बट घर पे आके आप थोड़े से ज्यादा फ्री हो जाते हो। उतने टाइट नहीं होते जितने उनके घर पे थे। सपोज आप अपनी स्कूल क्लास टीचर से बात कर रहे हो तो आपका डिसिप्लिन का लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि क्लास टीचर है, यू हैव टू गिव हर रिस्पेक्ट। आप फिर चेंज हो जाते हो। क्लास टीचर के आगे आपके क्लास की प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल आ जाती है। यहां पर आपका मीडियम और चेंज हो जाता है, क्योंकि प्रिंसिपल जी को और ज्यादा इज्जत देनी होती है। दैट इज डिपेंड्स कि जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते, सो लाइट विल नॉट बेंड। अब एक बच्चे ने बोला, सर पहले डायग्राम में आपको कैसे पता कि लाइट कब बेंड होगी और कैसे बेंड, कब बेंड होगी ये मैंने बता दिया। लाइट एयर से ग्लास में गई, बेंड हुई। बच्चा ध्यान से देखे तो अंदर की तरफ बेंड हुई, और ग्लास से लाइट की तरफ आई, एयर की तरफ आई तो बाहर की तरफ बेंड हुई। सर हमें नहीं समझ आया। मैंने कहा समझाता हूं। ये नॉर्मल है। अगर ये लाइट सीधी जाती तो यूं जाती, ये सीधी ना जाकर अंदर की तरफ बेंड हुई है। देखो, अगर ये नॉर्मल है तो लाइट जब ऑप्टिकली टेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में आ रही है, प्लीज, वो सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं, उल्टा बोल रहा हूं, शुक्र है उल्टा बोल रहा हूं ताकि गलती पता चल जाए। ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आ रही है तो सीधी ना जाकर ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बेंड करी, इस तरफ बेंड करी। और जब ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से ऑप्टिकली रेयरर मीडियम में जा रही है तो ये सीधी नहीं गई, ये नॉर्मल से अवे बेंड करी। बच्चे ने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैंने कहा ओके। मैंने कहा बड़ा डायग्राम देखो, ये देखो बड़ा डायग्राम, सेम। ये लाइट रे आई ऐसे, ये लाइट रे आई, नाम जरूर देना, इंसिडेंट रे। हमने हाथ की हाथ एक बना दी नॉर्मल। अगर क्लास 7 है तो नॉर्मल हमेशा डॉटेड बनेगा, ये बात याद रख लेना। ये बन गई हमारी नॉर्मल। अब लाइट रे ये सीधी जानी हो तो ऐसे जाएगी, जबकि ये बेंड करी इस तरफ, ये बेंड करी अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो जो लाइट रे नकली है उसे हटा दो, ये हटा दी। अब ये लाइट रे यूं जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। हाथ के हाथ हमने क्या बनाई? नॉर्मल। ये बनाई,
अगर ये सीधी जा रही होती तो ये ऐसे जाती, बट ये इधर चली गई, ये बाहर की तरफ गई, ये गई इस तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जो फालतू की लाइट रे है वो हटा दो, फालतू की लाइट रे ये हो गई। तो अब आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन में क्या लिखोगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, और ये एमरजेंट रे। मैं बादल बना रहा हूं दो, एक बादल हमारा, दूसरा बादल तुम्हारा, ध्यान से। तो क्लास बोलेगी इट हैज बीन experimentally observed. It has been experimentally observed. Then, when light moves from optically rarer medium to optically denser medium, it bends. बेटा मैं चाहता हूं मैं बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको करा पाऊं, टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। और ये जो दूसरा बादल है उसमें नोट्स आप बनाएंगे। ये जो पेन टैब पे हम पढ़ाते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा यही होता है दैट यू गेट हाईलाइटेड पॉइंट्स, चीजें सामने नजर आती हैं, एग्जैक्टली सेम पॉइंट आप दूसरा लिखोगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर थोड़ा सा इस डायग्राम को ढंग का बना दो। मैंने बोला ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर ही बराबर होगा इसके ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। अगर फिगर में कोई कमी निकालनी है तो ये वाली नॉर्मल आपने डॉटेड नहीं बनाई, नॉर्मल हमेशा इमेजिनरी लाइन होती है, और वो एंगल जहां से ये निकल के बाहर जा रही है, जेल से निकली है बाहर, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस हमने कहा एक अच्छी खासी लाइट जिसने जाना था सीधा, वो आ गई इस डायरेक्शन में, ये लाइट जो लाइट रे ने सीधा आना था वो आ गई किसी और डायरेक्शन में, उसको हमने इतना डाइवर्ट कर दिया, जाती तो सीधा जाती और अब जा रही है तो इधर जा रही है। इसको बोलते हैं लेटरल लेटरल डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो क्लास बोलेगी बड़े अच्छे तरीके से कि सर अगर मेरे को नहीं आता लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मेरे को डेफिनेशन नहीं आती, तो बच्चा बोलेगा इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट? तो इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इंसिडेंट रे when produced and the emergent ray. It is the distance, shortest distance between incident ray when produced and the emergent ray. एक और बात, it directly proportional to thickness of glass slab। अब ये बात बच्चे को समझ नहीं आई, सर एक आधा पॉइंट ऐसा बोल देते हैं, बस बोल देते हैं, समझाते नहीं है। जो चीज जितनी ज्यादा गाढ़ी होगी, ये सर गाड़ी वाड़ी क्या होता है? गाड़ी मतलब जितनी ज्यादा डेंस होगी उतना उसके अंदर रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। जो चीज कम गाढ़ी होगी, जिसकी डेंसिटी कम होगी, उसके अंदर रिफ्रैक्शन उतना कम होगा। तो सर आप प्लीज ये बताओ कहना क्या चाह रहे हो, सरल भाषा में बताओ। मैंने कहा देयर इज अ टर्म जिसे बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देयर इज अ टर्म कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये एक ऐसी टर्म है जो बताती है कि लाइट इस मीडियम से उस मीडियम में जाएगी तो कितना बेंड करेगी, कहां पे ज्यादा बेंड करेगी, कहां पर कम बेंड करेगी। तो आप बोलोगे इज अ टर्म
जहां पे भी यूज्ड फॉर फाइंडिंग द पेंडिंग ability of a light going from medium 1 to medium 2, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना बेंड करेगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मीडियम 1 मतलब बताता हूं अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। फिर बताता हूं हिंदी में, स्पीड ऑफ लाइट जहां से आ रही है और जहां पर जा रही है, जहां से आ रही है और जहां पे जा रही है। ना जाने कहां से आई है, ना जाने कहां को जाएगी। तो जहां से आ रही है अपॉन जहां से जा रही है। तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर इसकी यूनिट होगी मीटर्स पर सेकंड, इसकी भी यूनिट होगी मीटर्स पर सेकंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट, ये सिर्फ एक रेशियो होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या कोई और फॉर्मूला भी होता है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई और फॉर्मूला भी होता है? तो मैं बोलूंगा वो बताता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बताने से पहले मैं दुआ करूंगा अपने ऊपर वाले से कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी हो। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, बताता हूं, ये ग्लास है, ये लाइट आई, हाथ के हाथ हमने एक नॉर्मल बनाई, ये एंगल आई और ये बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आई टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करी, और ये जो छोटा सा एंगल है ये एंगल आर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला होता है साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर आपने ट्रिगो पढ़ी है तो आपको साइन समझ आ जाएगा, नहीं तो अभी के लिए टॉपिक छोड़ दो, जब आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लोगे तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्नेल्स लॉ। और एक मीडियम जैसे कि एयर से ग्लास में जा रही है तो उतनी ही बेंड करेगी जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये नहीं कि कितना भी बेंड कर जाएगी। एयर से डायमंड में जा रही है तो अलग लेवल पे बेंड करेगी, एयर से वाटर में जा रही है तो अलग लेवल पे बेंड करेगी, मगर एयर से वाटर में हमेशा फिर उतना ही बेंड करेगी। इसकी हमें कैसे पता चला? हमें इसके बारे में पता चला जब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो फॉर्मूलाज होते हैं, कि ये और एक ये। इस फॉर्मूला लॉ को बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अभी डिटेल में बताता हूं। बच्चा बोलेगा सर क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए भी, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए भी और बेंड ना हो। लाइट एयर से ग्लास में गई और ग्लास से वापस एयर में आई और बिल्कुल बेंड नहीं हुई। ये तब होता है व्हेन लाइट रे फॉल्स ऑन falls perpendicularly to the incident surface। मतलब बच्चा बोलेगा सर हमने अभी आपसे रिफ्लेक्शन चैप्टर में पढ़ा था, हमने नॉर्मल बनाई, तो इस केस में एंगल आई बराबर हो जाएगा 0 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपने फॉर्मूला दिया है साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन 0 अपॉन साइन आर तक तो पहुंचो ही मत, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ये 0 मतलब तब कोई रिफ्रैक्शन नहीं होती जब लाइट रे फॉल्स normally to the incident surface। when light ray falls normally to the
इंसिडेंट सरफेस। एक वैसे ही पंगे ले रहा हूं, एयर में लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.003, बहुत कम बेंड करती है। आइस में ऐसे ही पंगे ले रहा हूं, आइस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.31, थोड़ी ज्यादा बेंड करती है। मैं कुछ चीजें मिस करके चल रहा हूं। क्राउन ग्लास होता है एक, क्राउन ग्लास इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लास, उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.52, वो जिससे ग्लासेस बनते हैं। फिर आता है रूबी, रूबी वो जो हाथों में पहनते हैं, रूबी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.71, वो चमकता भी है। फिर होता है सफायर, सफायर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.77। सबके पापा होते हैं डायमंड, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आता है, मींस लाइट जब इसमें डायमंड में आती है तो ऐसे घूम के बाहर निकलती है। जब कोई चीज घूम के बाहर निकलती है, एक लट्टू लेना लाइट वाला, उसको घुमाना तो वो गोल गोल घूमेगा, वो ऐसे ऐसे करके गोल गोल घूमेगा और चारों तरफ लाइट दिखाएगा। यही डायमंड की खास बात है। इट इज बिकॉज ऑफ सच हाई refractive index, डायमंड स्पार्कल्स। जहां पे थोड़ी सी भी लाइट होगी, ज्यादा लाइट होगी तो लाइट को घुमा देगा। डायमंड हमेशा चमकता है, डायमंड पे लाइट गिरेगी तो वो चमकेगा, क्योंकि लाइट उसमें से सीधी नहीं जा रही, लाइट उसमें से 2.5 चक्कर काट के जा रही है। 2.5 चक्कर मतलब वही कुछ हुआ, लाइट हल्की सी बेंड करी, नहीं पता चला, लाइट ने 2.5 गुना घूमी है। दैट इज वाई डायमंड स्पार्कल्स, दैट इज वाई डायमंड स्पार्कल्स। अब बच्चा बोलेगा समझ आ गया सर। अब थोड़ा सा बता दो इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शन आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी आपको बताता हूं, ये वाला पर्टिकुलरली, सिर्फ ये वाला एग्जांपल। हमने एक बीकर लिया जिसमें हमने पानी भर दिया, अगर क्लास 7 है तो ये पानी भर दिया। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, एयर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है। ये पानी भर दिया, अब जब ये भरा, इसमें हमने एक ग्लास डाला, ये ग्लास डाला, एक ग्लास रॉड लेना और शीशे के ग्लास में डालना, देखना वो मोटी और बेंड होके दिखेगी। ये ग्लास रॉड है, माना इसकी पोजीशन ये O है। अब ये ग्लास रॉड को देखने के लिए कम से कम इसमें से 2 लाइट रेज हमें चाहिए, तो उसमें से एक लाइट रे निकली OA और एक लाइट रे निकली OB। अगर हमें इसे देखना है तो हमने हाथ के हाथ क्या बनाया, नॉर्मल, हमने हाथ के हाथ क्या बनाया, नॉर्मल। तो लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अगर क्लास 7 है तो, क्योंकि लाइट रे मूव कर रही है यहां पर टेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ। जो एयर होती है वो एक रेयर मीडियम होती है, और जो वाटर होता है वो एक डेंसर मीडियम होता है, फॉलोइंग द पाथ AM एंड BN। और जब हमने यहां पर अपनी आंखों को लगाकर देखा तो हमारी आंखों को लगा कि लाइट रे आ रही है सीधी। आंखों को कभी विश्वास नहीं होता कि लाइट कभी बेंड कर भी सकती है या नहीं। तो वो जो ऑब्जेक्ट O पर था उसकी पोजीशन नजर आती है O डैश पर। अभी समझाता हूं, इस डायग्राम में एक कमी है, उसे पहले ठीक कर लूं। ये जो होता है ये वाला डॉटेड होगा। हमें हमेशा लगता है लाइट सीधी आ रही है, हम लाइट को बेंड करते हुए फील नहीं कर पाते। तो जो लैंग्वेज लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। लाइट, पहले इसका क्वेश्चन कैसा आएगा, वाई डज अ स्टिक appears bend when seen in water। तो बच्चा बोलेगा लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट O, आराम से देख लो, travels the path OA and OB। मुझे रटवाना नहीं है,
मुझे समझाना है। travels the path OA and OB, and since the light ray is moving from optically denser medium to optically rarer medium, so it bends away from the normal, following the path following the path AM and BN. Away from the normal move कर रही थी, तो away from the normal, away from the normal, and when it reaches our eyes, it appears to be coming from point O dash. और जब हम उसे पीछे मिलाकर देखते हैं तो वो लगती है कि वो कहां से आ रही है, O dash से, which makes the stick to bend, which makes the stick to bend. Immediately ये डायग्राम बनाओ और ये लिखो, ये जल्दी से लिखो। उसके बाद एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो तुम गलती से भी कभी ट्राई मत कर लेना। ये लापरवाही कई लोगों से हो जाती है और लोग अपनी जान गवा बैठते हैं, मृत्यु हो जाती है उनकी, और उनके चक्कर में कई लोग बेचारे, उनको फिर जेल हो जाती है या फिर उनकी नौकरी चली जाती है। स्विमिंग पूल, एक स्विमिंग पूल कभी भी नोट करना, दिस इज अ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भर के पानी होता है। ये रहा पानी स्विमिंग पूल का, ये स्विमिंग पूल में पानी है, भरा पड़ा है स्विमिंग पूल में पानी। आराम से टाइम पास कर रहे हैं, बट ये टाइम पास इसलिए है ताकि आपको ढंग से पढ़ा सकें, कोई टॉपिक ना रह जाए। अब स्विमिंग पूल में पानी है ना, डॉटेड होगा पानी। ये स्विमिंग पूल में पानी है। स्विमिंग पूल में मानो एक पॉइंट है O, एक सिक्का है O पॉइंट पे, तो वो सिक्का जब हम देखते हैं बाहर से, तो सिक्के को देखने के लिए लाइट हैज टू ट्रेवल पाथ ओ ए एंड ओ बी, क्योंकि देखना है। अब क्योंकि लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगी, और यहां पर जब हमारी आंखों तक वो लाइट आती है तो हमें लगता है कि वो लाइट रे यहां से आ रही है, हमें वो लगता है कि वो लाइट रे यहां से आ रही है, और वो सिक्का जो पॉइंट ओ पर है वो हमें ओ डैश पे दिखता है। मींस वो एक स्विमिंग पूल जो कि वो स्विमिंग पूल जो कि ज्यादा गहरा होता है, वो स्विमिंग पूल जिसकी ये एक्चुअल डेप्थ होती है, वो हमें इतना गहरा दिखता है, इसे बोलते हैं एपेरेंट डेप्थ। कभी भी स्विमिंग पूल को आप देखो तो वो आपको कम गहरा दिखता है, होता गहरा है बट दिखता कम गहरा है। तो ध्यान से देखना, इस पे क्वेश्चन क्या आएगा, वाई डज अ स्विमिंग pool appears less deep than it actually is. Why does a swimming pool appears less deep than it actually is? तो सेम लैंग्वेज मैंने लिखवाई है, light from the object O, light from the object O travels the path OA and OB. Since the light ray is moving from optically denser medium to optically rarer medium, so it bends away from the normal, following the path AM and BN. And when it reaches our eye, it appears to be coming from O dash
जो कि एक्चुअल डेप्थ से काफी ऊपर होता है। तो स्विमिंग पूल में कहते हैं पानी, आग, इन सब के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। ये याद रख लेना। इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्रैक्शन करा दिया है। इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को इफेक्ट्स ऑफ रिफ्रैक्शंस करा दिए हैं। इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता दिया। दिस वाज अ हेवी लेक्चर। आई होप आपको समझ आया हो। और ऊपर हमारा चैनल का नाम दिया हुआ है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जो भी करें। अपनी भी तरक्की करो, हमारी भी तरक्की करो। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी।